तो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे उसके लिए आप हेडिंग डाल सकते हैं। वो होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी आने के चांसेस बन रहे हैं उन लोगों को साइमल्टेनियसली चलाएंगे। और अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है 2-3 टर्म में तो फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो ये तो कंप्लीट करें और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो आने के चांस बन रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस आपको छोड़ना नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है, हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। लेट द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू बी, डिवाइड द एरिया enclosed by y is equal to 1 minus x का होल स्क्वायर, y is equal to 0 and x equal to 0। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, into two parts। और बच्चों यहाँ पे एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे एक R1 नाम का लेटर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x लाई कर रहा है 0 से लेकर b तक, एंड जो R2 है वो रीजन 2 को एक्सप्रेस कर रहा है, और वो रीजन 2 जो है लाई कर रहा है। मतलब अगर हम उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखें कि वो दो रीजन में एरिया डिवाइड हो रहा है, एक R1 और एक R2, तो R1 और R2 की कुछ ऐसी कंडीशंस आपके पास गिवन है। ये मैंने नहीं बनाई, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में बन करके आई हैं, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा बन करके आ सकते हैं, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए और आप जल्दी क्वेश्चन करने की स्टाइल को अपना लीजिए। क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन लिखा ऐसे क्या है कि क्वेश्चन देख करके आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया, जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन्होंने इन क्वेश्चंस को कर लिया, यानी कि बिना हिचकिचाहट के। हालांकि उनसे टाइम लगा, लेकिन उन्होंने बिना हिचकिचाहट के क्वेश्चन कर लिया। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू बी डिवाइड द एरिया enclosed by y equal to 1 minus x square, y equal to 0, x equal to 0 into two equal parts। ठीक है, तो बच्चों जो आपका एरिया बनता है वो किनसे बनता है? वो बनता है y equal to 1 minus x के होल स्क्वायर, y equal to 0 और x equal to 0। इससे जो भी एरिया बाउंडेड होता है, तो एक लाइन क्या करती है, इनसे बाउंडेड एरिया को, एक लाइन x इक्वल टू बी क्या करती है, इनसे बाउंडेड एरिया को दो रीजन में स्प्लिट कर लेती है। एक रीजन है 0 से b और दूसरा रीजन है b से 1। और ये जो दोनों रीजन के एरिया का जो डिफरेंस है वो 1/4 के इक्वल। अब यहां पर इन्होंने एरिया को रीजन से स्प्लिट कर दिया है R1 और R2, जहां पर R1 रीजन का एरिया लाई करता है 0 से b के बीच में, और R2 रीजन का एरिया लाई करता है b से लेके 1 के बीच में। और आपके पास गिवन है कि R1 माइनस R2 जो है वो 1/4। तो आपसे पूछा जा रहा है b की क्या वैल्यू है। तो बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को मैंने बताया है कि चाहे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हो, चाहे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों बात तो एक ही है। कौन सा आंसर है? बी पार्ट। बी पार्ट। तो आंसर इसका आ रहा है 1/2। बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपने इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट किया कि आंसर लर्न कर लिया था? सर किया है। अभी किया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन को करने के लिए तुमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई होगी उसको एकदम शॉर्ट ब्रीफ में देख लो। सर कोई कर्व मान लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो x माइनस 1 का जब हम होल स्क्वायर ट्रीट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा है एरिया बाउंडेड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो आपने क्या सोचा कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में आपको ये नहीं पता पड़ रहा था कि ये कहां से कहां जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या किया,
इसमें एक बार x की जगह 0 डाला तो y -1 आ गया, यस और सर। y 0 डाला तो x 1 आ गया। तो इससे हमको इस कर्व का अंदाजा तो लग ही गया, और बाकी नेचर तो पहले से पता था, तो ये कर्व का अंदाजा हमको लग गया। कर्व का अंदाजा लगने के बाद हमें ये पता पड़ गया कि एक लाइन है, उस लाइन का नाम है x = b। ये लाइन क्या कर रही है, इस एरिया को दो रीजन में डिवाइड कर। तो पहला रीजन कौन सा है, वो ये वाला है, और दूसरा रीजन कौन सा है, वो ये वाला है। तो ये लाइन इस एरिया को, जो कि घिरा हुआ है x = 0 और y = 0 से, दो एरिया में डिवाइड कर देती है। अब इसका देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि अगर R1 रीजन है जो लाई करता है 0 से लेकर के b तक, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया b, समथिंग। तो बच्चों हम यहाँ पे तो समझ ही गए कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन गिवन है R1 - R2 = 1/4। इसका बच्चों मतलब ये हुआ कि हमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सारी चीजें यहाँ पर हमको समझ में भी आ रही हैं। यस और सर। ये जो पॉइंट है ये है 1,0, और ये जो पॉइंट है ये है 0,1। तो एक बार हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे 0 से b। ये पॉइंट है 0,0, और एक 0 बी से से 1। 0 x - 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा एरिया होगा b से लेकर के 1 x - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यही डिफरेंस आपको 1/4 गिवन। अगर आप इस डिफरेंस को सेटिस्फैक्ट्री सॉल्व कर ले जाते हो, यानी कि आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी ये काफी आसान टाइप हो गया क्वेश्चन। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर यहाँ से b की वैल्यू आएगी हाफ। आई थिंक आपको कंसेप्ट एरिया का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हमें बड़ी जान के खुशी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ एक दूसरे पैटर्न का, और उस पैटर्न का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस अभी क्रिएट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन काफी छोटा है, लेकिन मे भी आपसे गलत हो जाए। इसलिए आप चेक करिए कि आप इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ टुडे क्लास। दिस इज √3 + I होल पावर 100 = 2 की पावर 99 a + IB। पूछ रहा है देन b = तो बच्चों आपके पास देख सकते हैं एक आंसर है √3, दूसरा आंसर है √2, तीसरा आंसर है 1, और चौथा आंसर है नन ऑफ दीस। बच्चों आपके पास समय ही समय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये बहुत ही इजी कैटेगरी में। बच्चों मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन जब भी पावर वाला फॉर्मेट क्रिएट होता है तो क्वेश्चन को करने के लिए आप यूलर्स फॉर्म को यूज करिए, तो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। लेकिन आपको यूलर्स फॉर्म करने की आदत नहीं है, तो आप राइट हैंड साइड पे जो 2 की पावर 99 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 2 की पावर 100 जो है डिनोमिनेटर में ले आइए, और √3 + I के साथ अंडर डाल दीजिए 2 की पावर 100। तो वहां से बच्चों आपके पास कोई टर्म जनरेट होगा, शायद वो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर टाइप का कोई टर्म भी जनरेट हो सकता है, या आप उसको पोलर फॉर्म में या यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ए और बी को जल्दी कंपेयर भी कर सकते हैं। एक ये भी मेथड हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बी की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो मैं आपका टाइम यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप ही को करना है, और यहाँ पे आपका टाइम जिस स्टार्ट होने वाला है ये। तो बच्चों अब समय आ गया है, आपको लड़ाई लड़नी है अपने हक के लिए, और आप लड़ सकते हैं, HBTI को पा सकते हैं, IIT को पा सकते हैं, लेकिन अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट में जिन बच्चों ने पढ़ लिया, तो वो पढ़ाई सीधा सीधा 6 मंथ्स की पढ़ाई के बराबर हो जाती है। तो लास्ट मोमेंट पे पेशेंस रखते हुए पढ़ते चले जाइए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी दिखे, क्योंकि मेरे कराए हुए ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं। हो सकता है बस ऑप्शंस आपको ऑप्शंस आगे पीछे दिखे, बाकी सब वही नजर आएगा।
तो बच्चों टाइम आपका ओवर हो रहा है, ज्यादा समय अगर किसी क्वेश्चन पे देंगे तो फिर क्वेश्चन होएगा ही नहीं। सर a is equal to -1 and b is equal to √3. ओके, आपका आंसर आया है a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू √3, यानी आपका आंसर है ए पार्ट। तो बच्चों हमारे साथ एक बच्चा आदित्य है, उसने आंसर निकाला है। क्या आंसर निकाला है बेटा? a इज इक्वल टू A part. -1 और b इज इक्वल टू √3। तो Yes, sir. इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे b की वैल्यू पूछी गई है। आदित्य ने बहुत ही स्मार्टली इस क्वेश्चन को किया होगा, तो सही किया होगा। सबसे पहले बच्चों अगर क्वेश्चन करने का एक बेजोड़ तरीका निकालें, या आप बिगिनर है, तो √3 + i को एक कॉम्प्लेक्स नंबर z की तरह ट्रीट कर लीजिए और उसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस तो बच्चों अब मैं इतनी कहानी नहीं बताऊंगा मॉडुलस कैसे निकलता है। इसके बाद बच्चों आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकते हैं, जिसको आप थीटा कह सकते हैं, वो होगा π/6। यानी बच्चों अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि √3 + i को यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा r टाइम्स e की पावर i थीटा। तो बच्चों ये यूलर्स फॉर्म होता है, जिसको आप एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए यहां पर समय लग रहा है। उसके बाद बच्चों इसकी क्वेश्चन में वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपको होते हुए काफी जल्दी जल्दी नजर आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होल पावर आप ध्यान से देखिए, ये होल पावर 100 है, तो ये 2 की पावर 100 हो जाएगा। तो 2 की पावर 100, वहां 2 की पावर 99, तो ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ एक 2 बचा है, तो आप एक 2 लिख सकते हैं। और e की पावर i 100 π/6 लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। और ये हो गया Yes, a sir. + i। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को मैंने कम से कम स्टेप में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया फाइनली 50 π/3 सिंप्लीफाई करके, और 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a/2 + ib/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर e की पावर i थीटा, यानी कि आपको cos 50 π/3 + i sin 50 π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। और बच्चों यहाँ पर हम लोग को सिर्फ b की वैल्यू से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, b/2 को एग्जैक्टली इक्वल कर देंगे, b/2 को एग्जैक्टली इक्वल कर देंगे sin 50 π/3 से, तो यहां से आपके पास b निकल करके आ जाए। और बच्चों जब आप 50/3 को जब डिवाइड करेंगे, तो जब ये डिवाइड करेंगे 50/3 को, तो ये 50/3 बेसिकली बन जाएगा 16 + 2/3, रिमाइंडर 2 आएगा, 16 3 48, समझ गए? तो ये हो जाएगा 16 π + 2π/3। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के बाद आपका क्वेश्चन आपको होते हुए नजर आएगा, ये sin 2π/3 बन जाएगा, और sin 2π/3 इज sin π - π/3, तो ये बन जाएगा √3/2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ। आपका आंसर बिल्कुल सही है, b की वैल्यू √3 है, और a की वैल्यू से हम लोग को लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर यही सही माना जाएगा, b इज √3। इसका मतलब बच्चों आप एडवांस के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप खाली नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई रैंक आपकी जरूर आनी चाहिए, आपको आईआईटी मिल सकता है। ओके बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। बच्चों थर्ड क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, थर्ड क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। थर्ड क्वेश्चन के लिए है, इफ सेंटर ऑफ अ रेगुलर hexagon is at origin and one of the vertices on argand diagram, that is 1 + 2i, then its perimeter is, a पार्ट है बच्चों 2√5, बी पार्ट है 6√2, सी पार्ट है 4√5 और डी पार्ट है 6√5। तो बच्चों आपके पास आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देता हूं।
If a center of a regular hexagon is at origin and one of the vertices are lie on argand diagram, that is 1 + 2i, मतलब उसका एक vertices है जो आर्गेंट प्लेन पे है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर a + iv के फॉर्म में है, दैट इज 1 + 2i। तो पूछ रहा है इस हेक्सागन का पेरीमीटर क्या हो। क्वेश्चन आसान है, आ सकता है एग्जाम में, छोड़ना नहीं होगा आपको। टाइम आपका शुरू हो रहा है अब। आई होप बच्चों आप लोग ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब मैं आपका थोड़ा सहयोग देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही से कर पाए। सबसे पहले बच्चों, हाँ यस बेटा, सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो बच्चों मैं ये किसी बुक से करा रहा हूं, तो थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा इसका ऑप्शन डी है कि नहीं। ओके बच्चों, सर तो सबसे पहले आपके पास हेक्सागन है, जस्ट वेट। उसके बाद बच्चों आपके पास कहा गया है कि हेक्सागन अगर है तो वो कई सारे उसमें आप उसको ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक दैट, इस तरह से। तो बच्चों ये आपका रेगुलर हेक्सागन है और इसमें एक साफ साफ बात कही गई है कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे। तो बच्चों ये जो 0,0 ओरिजिन, और बच्चों आपसे कहा गया ये रेगुलर है, इसकी सारी साइड लेंथ इसका मतलब इक्वल होंगी। ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया। इसका पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर का मतलब आप 6 से निकालें। उसके बाद इसका एक वन वर्टिसेस इसका दिया है 1,2 या 1 + 2i फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका बच्चा ये मतलब रेगुलर हेक्सागन है, तो सेंटर पर हेड ट्राइंगल जो होगा, सेंटर पर हेड ट्राइंगल जो होगा वो 60 डिग्री, वो 60 डिग्री बनाएगा। तो उसका मतलब बच्चों ये 60 डिग्री है, और मतलब ये दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो गए। इसका मतलब बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका मतलब ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और बच्चों क्वेश्चन एक सेकंड में खत्म हो गया, क्योंकि ए आप बता सकते हो, क्योंकि ए क्या होगा, वो होगी डिस्टेंस किसके बीच की, वो होगी 1 + 2i और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों ये आपका ए है, जिसको काफी आप इजीली निकाल सकते हो। तो बच्चों ए निकालना आपने निकाल लिया। ए कितना आया, ए कितना आया बच्चों, √5। तो बच्चों ए आपने निकाल लिया। आप जैसे भी निकालने, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, चाहे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आता हो उससे निकाल लीजिए। Z1 पता है, Z2 पता है, Z1 - Z2 का आपको मॉडुलस निकालना है, वही आपका ए का काम कर रहा है, दैट इज √5। और बच्चों अगर ये √5 निकल आया तो आपका पेरीमीटर बहुत ही जल्दी निकल के आ गया, पेरीमीटर इज 6√5। बच्चों देख सकते हैं आपका क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है। दिस इज आंसर इज 6√5 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इज 6√5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या सभी को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। थर्ड क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों एरिया के क्वेश्चन कुछ एडवांस में आते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग से कंसेप्ट भी काम करते हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोग का मेंस का पेपर है, तो हम लोग सोच रहे हैं मेंस के पेपर में ही हम लोग के परसेंटाइल इंप्रूव कर जाए तो मजा आ जाए। मेंस के पेपर में अगर आपके कुछ परसेंटाइल इंप्रूव कर गए तो समझ लीजिए काफी सारा काम आपने जंग जीत ली, क्योंकि काउंसलिंग मैं आप ही की खुद कराऊंगा, तो काउंसलिंग का काम तो मेरे पास ही रहेगा।
काफी काम फिर आपका होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है लिखा है इफ 2z1 अपॉन 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी देन z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस और उसकी पावर है 4 इज इक्वल टू, 4 आंसर है बच्चों आपके पास। दिस इज 3/2, 1, 2/3, 4/9। करना स्टार्ट करिए, आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों टाइम स्टार्ट करते हैं। टाइम अब स्टार्ट हुआ आपका ये। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं ये क्वेश्चन सिर्फ क्लास 12th का ही है और ये एग्जाम्स में इस तरह से कन्वर्ट होकर के दिया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी थोड़ा ध्यान दें। तो क्वेश्चन करने को आप इसका एक लॉन्ग कट वे भी अपना सकते हैं जिससे आपका आंसर आ सकता है, एक शॉर्टकट वे भी अपना सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीका समझने के लिए आप हमारे साथ। सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास कभी भी दिया जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी तो आप उसको क्या कहते हैं कि उसका रियल पार्ट 0 होगा। तो कहने का मतलब बच्चों अगर आप क्वेश्चन में ये इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं, क्योंकि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 3z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उनका डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन उससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होता है 2z1 अपॉन 3z2 से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। मतलब इसको आप x प्लस आई वाई अगर मानते हैं तो ये गलत होगा मानना। क्यों? क्योंकि x उसका क्या है, 0 है। तो आप x मत लिखिए, ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। तो आप इसको 0 प्लस आई वाई या आप सिर्फ आई वाई लिखिए। हमारी बात समझने की कोशिश करिए। इसको आप अलग से x प्लस आई वाई एज्यूम मत करिए, क्योंकि 2z1 अपॉन 3z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो आप उसका x पहले से ही हटा दीजिए और ये बन जाएगा आई वाई। हमारी बात समझ गए होंगे क्वेश्चन करने का क्या मेथड है। अब बच्चों यहाँ पे z1 अपॉन Yes, sir. z2 की वैल्यू निकालना। z1 अपॉन z2 की वैल्यू आ जाएगी i टाइम्स 3y/2। यानी कुल मिला के बच्चों आपने एक डाटा तो इंटरप्रेट कर लिया कि z1 अपॉन z2 की क्या वैल्यू। जिसने z1 अपॉन z2 की वैल्यू देख ली वो क्वेश्चन खत्म कर ले जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज आ गई कि सर आपने जो वैल्यू पूछी है उसमें हम z1 अपॉन z2 को अपीयर करा ले जाएंगे। कैसे? z2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं z1 अपॉन z2। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इज, सबसे टॉप पे लिखा है, ऊपर है z1 माइनस z2, नीचे है z1 प्लस z2। तो बच्चों एक काम कर लो, इस मॉड को स्प्लिट कर लो ऊपर नीचे, तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि z1 अपॉन z2 का होल मॉडुलस जो होता है वो z1 का मॉडुलस अपॉन z2 के मॉडुलस के इक्वल होता है, जहां पर z2 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों जो आपको इवैल्यूएट करना है उसको आप क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस तरह से लिख लीजिए। और होल पावर इसकी क्या है, 4 है। समझ में आया ये स्टेप? अब बच्चों वैल्यू पुट कर लीजिए।
जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन इज ओवर। वैल्यू पुट करते ही क्वेश्चन इज ओवर। क्या आंसर आएगा? वैल्यू पुट करते ही क्वेश्चन इज ओवर। चेक करिए क्या वैल्यू पुट किया आपने। z1 अपॉन z2 की वैल्यू क्या है? वो i3y/2 -1 i3y/2 +1। बोलो भाई, समझ में आ गया? यस अब सर। बच्चों, जो न्यूमरेटर है अगर आप उसका मॉडुलस लेंगे और डिनोमिनेटर है अगर आप उसका भी मॉडुलस लेंगे, तो चाहे x + iy हो चाहे x - iy हो, मॉडुलस तो दोनों का ही सेम होता है। तो ऊपर का मॉडुलस और नीचे का मॉडुलस सेम होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होते ही क्या आ जाएगा? 1, और 1 की पावर 4 क्या होगा? 1। तो बच्चों क्वेश्चन इजी था, क्लास 12th का ही है। हो सकता है आपसे ना हो पाया हो, या आपने कोई बहुत बड़ा मेथड एज्यूम करके कर भी रहे होंगे तो भी हो जाएगा। कई बच्चे अलग अलग एज्यूम करते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन टाइम आपका इतना लग जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ओके सर। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ k इज ग्रेटर देन 0, mod z is equal to mod omega is equal to k, and alpha is equal to z minus omega bar whole divided by k square plus z omega bar। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ अल्फा। ये बच्चों आपको निकालना है आंसर। तो बच्चों इसके 4 पार्ट दिए हैं। एक आंसर है 1, -1, 0, नन ऑफ दीज। ये यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 से 9 के बीच में होता है। तो कैसे करते हैं बच्चों, मैंने क्वेश्चन करने का तरीका निकाला है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, मैंने उनका मेथड देखा तो मैं हैरान हो गया। वो 2-2 पेज में क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे मैंने तो देखा एक बच्चा 3 पेज में क्वेश्चन कर रहा है। तो वो सारे मेथड आपके बेकार हैं, क्योंकि आपके दूसरे क्वेश्चन भी छूटेंगे ऐसे। तो मैंने एक तरीका निकाला है इन तरह के क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि आपकी बुकलेट में क्या आपने काफी जगह ये क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे होंगे। तो बच्चों तरीका ये है कि कभी भी आपसे रियल पार्ट अगर आपसे पूछा जाए या इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले अपने दिमाग में आप क्लास 11th में चले जाओ और सोचो कि आपको सर ने क्या बताया था। आप लिखते थे z क्या है? x + iy। z बार क्या है? आप लिखते थे x - iy। फिर आपके सर कहते थे इन दोनों को ऐड कर लो, तो आप कहते थे z + z बार अपॉन 2 इज इक्वल टू x आ जाता था, और x क्या होता था? रियल पार्ट ऑफ z। क्या आप ऐसा करते थे? उसके बाद आप इन दो इक्वेशंस को माइनस करते थे, तो z - z बार इज इक्वल टू 2iy हो जाता था। 2i आप नीचे ले जाते थे, y यहां लिखते थे, और y क्या होता था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बच्चों आपको यही यूज करना है, इतना ही यूज करके आप क्वेश्चन खत्म कर लेंगे और दूसरे बच्चों से जल्दी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखो, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है? आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? z - w बार अपॉन k स्क्वायर प्लस z w बार, या ओमेगा बार भी लिख सकते हैं। ओमेगा कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ओमेगा कहेंगे तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला मान लिया जाएगा। यहाँ पे वो लिखा नहीं है, इसलिए हम उसको w कहते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान से देखिए, रियल पार्ट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो आप क्या लिख सकते हो? वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका बार होल डिवाइड बाय 2। यानी कि आप ध्यान से हमारी स्क्रीन पे देखिए, तो आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो बच्चों देखो 1/2 टाइम्स z की जगह बच्चों यहाँ पर अल्फा काम कर रहा है, वहां z कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे अल्फा है। तो अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहते हैं तो z + z बार बाय 2 होगा। आपने z लिख दिया। अब क्या आप इसका बार नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, ऊपर नीचे बार आएगा, तो ये z बार, ओमेगा का बार पे बार होगा तो खत्म हो जाएगा। ये रियल नंबर k है, k तो रियल नंबर है,
रियल नंबर के बार पे कुछ नहीं होता है, ये z का बार हो जाएगा, ओमेगा गायब हो जाएगा। ध्यान से देखिए। अब बच्चों बस आपको इसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है यूजिंग अबव स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आपके पास कुछ और स्टैंडर्ड्स भी दिए। तो बच्चों अब आपके पास दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो आप z बार को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ z और ओमेगा को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बार। मतलब या तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर ले जाओ, या तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर ले जाओ। तो बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन की तरह हूबहू तभी दिखाई दे सकता है जब z बार को आप z के टर्म्स में लिखें और ओमेगा को आप ओमेगा बार के टर्म्स में लिखें। तो क्या ये तुम नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास गिवन है कि जो मॉड z है वो k, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू k हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? z बार। तो z बार क्या होगा? वो होगा k अपॉन z। बोलो भाई समझ में आया? उसी तरीके से मॉड ऑफ w दिया है k, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा या w इंटू w बार ऐसा कुछ आएगा। बच्चों यहाँ k पे स्क्वायर कर लीजिएगा। दैट इज यहां से बच्चों आपको ओमेगा क्या चाहिए? यहां से आपको ओमेगा ही चाहिए, तो वो हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन ओमेगा बार। यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज इसमें उठा के पेड करनी। जैसी पेड करेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि सर हम z बार ना निकाल के z निकालते, ओमेगा ना निकाल के ओमेगा बार निकालते, तो बेटा सारी वैल्यूज फिर यहाँ पर लिखते, यहाँ पे लिखते तो वो राइट हैंड साइड के टर्म्स में आ जाती, ऐड होकर के सब लाइक टर्म्स क्रिएट हो जाते। ये कंसेप्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज 1/2 टाइम्स। ओके स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। दिस इज z माइनस w बार होल डिवाइड बाय k स्क्वायर प्लस z w बार प्लस, चलिए स्टार्ट करिए बच्चों, वैल्यू डालना स्टार्ट करिए। z बार की वैल्यू बताइए क्या हो? z बार की वैल्यू है k स्क्वायर अपॉन z। ओके ओमेगा की वैल्यू k स्क्वायर अपॉन ओमेगा बार। ठीक है मैं वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दिया। ये है बच्चों k स्क्वायर प्लस z बार इज k स्क्वायर अपॉन z। ठीक है प्लस इंटू ओमेगा, ओमेगा इज k स्क्वायर अपॉन ओमेगा बार। ठीक है बच्चों यहां तक समझ गए? अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k स्क्वायर से k स्क्वायर वगैरह सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। आप इसको करते चले जाइए, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो करना स्टार्ट करिए बस। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कम से कम 2 क्वेश्चंस होंगे, वो इसी के आसपास घूमेंगे। ओके तो ये बच्चों मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ऊपर नीचे से मैंने जो k स्क्वायर वाला टर्म है वो कैंसिल कर दिया है। आप ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। ध्यान से देखो बच्चों, टर्म्स कैंसिल हो गए। ध्यान से देखिए टर्म्स कैंसिल हो गए, उसके बाद सारा काम वैसे ही आपको नजर आएगा। ये हो गया z माइनस डब्ल्यू बार होल डिवाइड बाय k स्क्वायर प्लस z जीरो। डब्ल्यू बार। हाँ ये जीरो आ जाएगा, यस एग्जैक्टली ये जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और मेथड को यूज करते हैं तो आपको जीरो निकालने में पसीने छूट जाएंगे। इसलिए आपको इस मेथड की एनालिसिस करनी होगी। यानी अगर आप घर पे इस तरह से क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो क्वेश्चंस आपके एडवांस में भी जल्दी जल्दी होने के चांसेस है। तो मैं ऐसा करूंगा, अभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे और दिखाता हूं जो आपको दिखने में लगेगा कि ये काफी बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन इसी कंसेप्ट से होंगे। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो सकते हैं, तो रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और मैं करना चाहूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी ही स्पेस में कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं दूसरी स्पेस यूज करता हूं। ओके तो क्वेश्चन इज इफ z1 z2 z3 are 3 complex numbers, then ध्यान से देखिएगा z1
imaginary part of Z2 bar Z3, Z2 imaginary part, this is imaginary part of Z3 bar Z1 plus Z3, again imaginary part of, imaginary नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से लिख देते हैं, imaginary part of Z1 bar Z2 is equal to, तो बच्चों अगेन ये क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। मैंने आंसर अगेन आपको दे दिए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी है, समझने की कोशिश करिए। और बच्चों अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हो तो क्या होता है वो इमेजिनरी, वो होता है z माइनस जेड बार अपॉन 2i। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे z1, ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 z3 बार। तो बेटा बता सकते हो कैसे करेंगे? पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया, तो आप उस कंसेप्ट को यूज करिए। मैं आपको टाइम देता हूं। तो बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को करना तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर आप उसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो मैंने क्या तरीका बताया, z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो यहाँ पे बच्चों z की जगह एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस यही तो फर्क है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या नजर आ रहा है, देखो स्क्रीन पे, वो नजर आ रहा z2 बार z3। तो क्या आप लिख नहीं सकते उसको? कहोगे सर ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और ये माइनस उसका बार, और सर जब बार लेंगे तो z2 पे बार खत्म हो जाएगा, z3 पे बार आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2i। कैसा आप लिख सकते हो? z2 फिर आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, माइनस उसका बार, यानी z3 का बार बार गायब हो जाएगा, z1 का बार आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2i प्लस z3, फिर अगेन इमेजिनरी पार्ट, तो कैसे लिखेंगे, z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार होल डिवाइडेड बाय 2i। तो आदित्य क्या आंसर है बेटा इसका? कर रहा हूं। 1/2i आप कॉमन ले लीजिएगा और आपको खुद ही देखने लगेगा कि सारे टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल होना चालू हो जाएंगे। जरा लिखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी टीचर आपको ये कंसेप्ट से क्वेश्चन करना जल्दी नहीं बताएगा, इसलिए आप इस तरह के कंसेप्ट्स को समझना चालू कर दीजिए और कृपया करके एग्जाम में लगाइए, वरना आपकी पूरा ड्रॉप की हुई 1 साल की मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए कृपया करके इस मेथड को ध्यान पूर्वक देखिए और आपको दिखाई देगा
कि सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 0। क्वेश्चन आसान है, बस ये है कि ये तरीका कई लोग अप्लाई करना जानते ही नहीं है। मैंने देखा है कि 2-2 पेज में लोगों के क्वेश्चन चल रहे हैं ये वाले, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह तो क्वेश्चंस को किया ही नहीं, 2 पेज में करके आंसर निकालना है, तो दूसरा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं छूट रहा है, आपकी रैंक खराब हो रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस क्वेश्चन सर। आपका हो गया, क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं बदल देता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं देने वाला। दूसरा क्वेश्चन मैं जो अभी दूंगा आपको वो होगा एरिया का। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एरिया, और मेरे को बहुत जल्दी से आंसर चाहिए। क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास, पैराबोलास दो तरह के, एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 1/4 इज। तो बच्चों दो पैराबोला और एक लाइन, इससे जो भी बाउंडेड एरिया होगा वो आपको निकालना है। तो आंसर हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, बी आंसर है 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, सी आंसर है 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, और डी आंसर है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन काफी आसान है, आपके पास दो कर्व है, पहला है x प्लस वन का होल स्क्वायर, दूसरा है x माइनस वन का होल स्क्वायर, और तीसरी एक लाइन है y इज इक्वल टू 1/4। इससे आपको बाउंडेड एरिया निकालना है और बताना है कौन सा आंसर आ सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन करने के लिए आपके पास भरपूर टाइम नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है एग्जाम का और आपको जल्दी करना होता है, तो ये टाइम अब स्टार्ट हुआ। सर 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आंसर आपका है 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसको बेटा हम लोग एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट हम पीछे आंसर देख लेते हैं, जस्ट वेट, बुक में पीछे आंसर दिए हैं, तो उसका आंसर बेटा करेक्ट आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका सही आंसर है। कोई बात नहीं, जरा देख लेते हैं, शायद बुक में ही गलत हो, जस्ट वेट। तो बच्चों सबसे पहले आप एकदम पेशेंस रखिए और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, बस कोशिश करिए कि एग्जाम में गलती ना हो। तो बच्चों आपके पास ये दोनों ही पैराबोला है, और दोनों पैराबोला अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो उन पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि एक x माइनस वन का होल स्क्वायर है और एक x प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी दोनों में एक बार y को जीरो कर लीजिए और दोनों में एक बार x को जीरो कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर आपके पास y को जीरो करने पर x माइनस वन आएगा और एक बार x वन आएगा, और x को जीरो करने पर y दोनों बार वन आ रहा है, यानी कि ये ग्राफ के जो पैटर्न होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ये आपका पहला ग्राफ,
और ये आपका बेटा दूसरा ग्राफ। ऐसी कुछ पैटर्न जनरेट होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया आपका 1,0, ये हो गया -1,0, और ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों आपका 0,1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक लाइन भी गिवन है, उस लाइन को आप पेशेंस से बनाइए, क्योंकि y इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से लाइन है 1/4, तो वो 1 के नीचे ही होगी। तो ये लाइन बच्चों आपने देखिए जस्ट अभी बनाई है, y इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब जो बाउंडेड एरिया होगा वो आपको ये समझ में आ रहा कि बाउंडेड एरिया जितना y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है उतना एरिया y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, क्योंकि आपको जो बाउंडेड एरिया निकालना है वो बाउंडेड एरिया ये वाला है, दोनों कर्व और लाइन से बाउंडेड, दो कर्व और लाइन से बाउंडेड एरिया आपको क्लियर कट मैं इंडिकेट कर रहा हूं, शायद आप समझ पाए उसको। ये एरिया है और ये एरिया में सिमेट्रिकली, यानी एक एरिया निकाल के आप उसको डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ सकता है। ये एरिया है, ठीक है, सिमेट्रिक है, तो आप एक ही निकाल के डबल कर लीजिए और आपको सिमेट्रिसिटी नहीं दिखाई देती है तो भैया फिर आप अलग अलग निकालिए, ये भी एक मेथड हो सकता है। तो आप हमारी बात शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों कैसे करेंगे हम, राइट हैंड साइड वाले एरिया पे ध्यान देते हैं, कैसे करेंगे, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो बच्चों जो जो रेड कलर वाला एरिया है उसको हम नाम देते हैं R1। R1 रीजन का एरिया निकाल के हम उसको डबल कर देते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, ऊपर वाला y, तो ऊपर वाला y किसका है, इस कर्व का, y इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, और नीचे y इज इक्वल टू 1/4 है। तो बेटा एरिया कितना हुआ R1 रीजन का, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, ठीक है, dx। और ये लिमिट होगी बेटा, ये लिमिट जाएगी कहां तक जाएगी, तो y इज इक्वल टू 1/4 जब इसमें हम डालेंगे तो क्या आएगा, दोनों को सॉल्व कीजिए जरा एक मिनट, मतलब x-1 का होल स्क्वायर जो है वो 1/4 के इक्वल कर लीजिए, तो वहां से x की वैल्यू बताइए जरा क्या आ रही है। तो वहां से x की दो वैल्यूज आ रही है, एक x आपका आ रहा है हाफ, यानी ये पॉइंट हो गया 0.5, और दूसरा आ रहा है -½ वो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले से मतलब नहीं है हमको, क्योंकि वो तो सिमेट्रिसिटी से हम निकाल ही नहीं रहे, तो ऐसा कुछ होगा। तो बच्चों ये एरिया को आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के हाफ तक, आई थिंक आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी, और ये जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखिए, भरोसा ना करिए ऐसे, पहले आप करके देखिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए, क्योंकि अभी सीखने का समय, आप सीख सकते हैं, एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है। तो बच्चों इस आंसर को इवैल्यूएट करिए और बताइए क्या ये आंसर वही आ रहा जो आप बता रहे हैं। चेक करके बताइए जरा। ये एक्सप्रेशन है बेटा आपकी स्क्रीन पे देखो, मैंने बड़ा कर दिया, इसको इवैल्यूएट करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। क्या ए पार्ट आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट, डी पार्ट आ रहा है, तो ए पार्ट और डी पार्ट में आपको डिसाइड करना है। सर 1/3। तो मेरे ख्याल से बुक सही है, बुक में करेक्शन नहीं है। दिस इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये बुक हम लोग एकदम आखिरी टाइम में खरीदते हैं, ये अरिहंत का स्पेशल एडिशन आता है, और ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो जेई मेंस और एडवांस का इसी बुक को यूज करके पेपर बनाते हैं। ये सबसे लास्ट एडिशन फाइनली निकलता है। तो बच्चों अभी आपने रिसेंटली जब मेंस का पेपर दिया था तो उसमें एरिया का क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि उसका ग्राफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, ग्राफ समझ ही नहीं पा रहे थे लोग। तो वैसा ही क्वेश्चन हूबहू दोबारा आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है, मैं आपको दोबारा दे रहा हूं। तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the x-axis
part of curve y is equal to 1 plus 8 upon x square, and the ordinates at x equal to 2 and x equal to 4. बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द x एक्सिस, पार्ट ऑफ द कर्व y is equal to 1 plus 8 upon x square and the ordinates at x equal to 2 and x equal to 4. ऐसा क्वेश्चन है। और इससे पहले जो आपके पास अभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था उसमें कुछ ग्राफ दिया था, y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर था x माइनस 8, कुछ इस तरह से अजीब टाइप का कर्व था। तो जरूरी नहीं है आप हर बार ग्राफ को ट्रेस कर पाए, कंपलसरी नहीं होता। अगर आप उसका एक अंदाजा भी लगा लेते हैं तो भी एरिया निकल के आ जाए। बाय द वे ये क्वेश्चन जो है अगर आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है तो भी हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में आइडिया ना होने पर बस ये चेक कर लेते हैं कि एरिया कौन सा है, तो उसने लिखा है कि बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, है ना, और उसके बाद लिखा है कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। तो कई बच्चे यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या ये एरिया कभी x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं कट करेगा। अगर x एक्सिस को कट करेगा तो वहां y 0 होगा, और बच्चों जब y आप 0 कर दोगे तो y 0 करने पर यहाँ से आपके पास x की वैल्यू नहीं निकलेगी, और x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो उसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कट करके कहीं जाएगा ही नहीं। भाई अगर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो वहां पे वैल्यू बदल सकती है, लेकिन जब कट करेगा ही नहीं तो ये ग्राफ आपको x एक्सिस के ऊपर ही समझ में आता है। और ऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4। तो कई लोग तुक्के में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लेकर के इसी 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देते हैं 2 से लेके 4 तक, और उसका आंसर सही भी आ जाता है। लेकिन बच्चों अगर आपको टेंटेटिव आइडिया एग्जैक्टली बनाना हो ग्राफ का तो वो भी आप बना सकते हैं। इसका ग्राफ एग्जैक्टली बनाने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करना होता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा कभी कम पढ़ाया है, आगे की क्लासेस में पढ़ा दूंगा। तो बच्चों अगर आप इसको dy बाई dx निकालोगे तो इसका आएगा 8x की पावर -2 का होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये होगा इसका dy बाई dx। ठीक है, ध्यान से देखिए, dy बाई dx आपका आ गया, दिस इज -16 अपॉन एक्स क्यूब। और अगर आप इसमें 2 से लेकर कोई 4 तक कोई भी वैल्यू डालोगे, ध्यान से देखो, 2 से लेकर के 4 तक इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपका dy बाई dx हर बार क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ऊपर -16 लिखा हुआ। तो dy बाई dx अगर आपका नेगेटिव है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग। इससे तो आपने कुछ अंदाजा लगा ही दिया। अब ये बनेगा कैसे ग्राफ, एग्जैक्टली बनाना है तो एग्जैक्ट भी बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट बनाने की ग्राफ नीड नहीं है क्योंकि ऐसा एग्जाम में कहा नहीं गया है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए आप क्या कर लो, उसमें थोड़ा सा ऐसे सोच लो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो x अगर इन्फिनिटी हो गया तो x इन्फिनिटी हो जाएगा तो 8 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पर y की वैल्यू 1 है। अब चाहे वो प्लस इन्फिनिटी डालो आप x की जगह, चाहे आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालो, y की जगह 1 ही आएगी। x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालो या माइनस इन्फिनिटी डालो, y की वैल्यू 1 ही आएगी। तो उसका मतलब बच्चों जो y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, वो उसकी क्या बन जाएगी, वो इसकी एसिंटोट बन जाएगी। क्योंकि एसिंटोट का कंसेप्ट जनरेट ही कब होता है, जब x किसकी तरफ टेंड करे, इन्फिनिटी की तरफ। अगर आपको अंदाजा हो तो ये बात आपको पता ही गई होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और अगर नहीं बताई गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो उसमें जो भी कर्व की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आती है, वो एसिंटोट का काम करता है। तो y इक्वल टू 1 इसकी एसिंटोट है, यानी कि आपके पास अंदाजा तो है ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाएगा, और डिक्रीजिंग ग्राफ है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। तो चाहे आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ से सोचिए चाहे माइनस इन्फिनिटी की तरफ से सोचिए, बात एक ही है। उसके बाद बच्चों हमें पूरा एरिया तो निकालना नहीं है, इसमें एरिया हमको स्पेसिफाई कर दिया है, स्पेसिफाई करके बताया इसने कि जो एरिया है वो आपको 2 से लेकर के 4 तक ही निकालना है। यानी ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये पॉइंट हो गया 4,0। आई थिंक आप समझ गए होंगे।
अब एरिया बच्चों आप खुद से भी निकाल सकते हैं, मेरी इसमें हेल्प अब नहीं हो पाएगी, अब आप लोग खुद से करिए। और आप समझ गए होंगे एरिया यहाँ पर क्या है। एरिया बेसिकली अगर आप नहीं समझ पाए तो ये एरिया है वो, इस एरिया को आप निकाल लीजिए। एसिंटोट से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वो तो एक इन्फिनिटी पे डाली गई टैंजेंट है, क्योंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके y इक्वल टू 1 पर टच करेगा, तो वो उसकी एक टैंजेंट की तरह बिहेव करेगी। तो बच्चों आपको ये एरिया निकालना है, और इस एरिया में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सीधा सीधा लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 से 4 1 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा इसकी वैल्यू बताओ जरा कितनी आ रही है। यस सर। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। सर 2√2 प्लस माइनस। जस्ट वेट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक एवेल्युएट कर लिया होगा, दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4 स्क्वायर यूनिट, वो आपकी स्क्रीन पे मैंने दोबारा इंडिकेट कर दिया, आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हम लोग रोटेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। क्वेश्चन है लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस ib, z2 इज इक्वल टू b प्लस iq। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी छोटा है लेकिन बड़ा कर दिया जाता है। z1 आपका a प्लस ib है, z2 आपका p प्लस iq है, लिखा है b टू यूनिमॉडुलर। यूनिमॉडुलर का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो 1 है। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर such that imaginary part of z1 z2 bar is equal to 1। ठीक है, imaginary part of z1 z2 bar is equal to 1। ठीक है, if w1 is equal to a plus ip, w2 is equal to b plus iq, then आपके पास बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिए, मैं चारों ऑप्शन एक एक करके आपको लिख करके बता रहा हूँ। रियल पार्ट ऑफ w1 w2 इज इक्वल टू 1। दूसरा आंसर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ w1 w2 इज इक्वल टू 1। तीसरा आंसर है रियल पार्ट ऑफ w1 w2 इज इक्वल टू 0। और चौथा आंसर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ w1 w2 बार इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ओके, यहां तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दिया है कि z1 आपके पास गिवन है a प्लस आई बी, z2 गिवन है p प्लस आई क्यू, और दोनों ही ये यूनिमॉडुलर है, यानी दोनों के मॉडुलस यानी मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2 ये दोनों ही आपके 1 है। और उसके बाद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, वो दिया है आपके पास 1। तो आपसे पूछ रहा है कि w1 a प्लस आई क्यू है, w2 b प्लस आई क्यू है, तो w1 w2 में क्या रिलेशन होगा उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट में, वो आपको निकालना। z1 z2 का रिलेशन दिया है, w1 w2 का रिलेशन पूछ रहा है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी गिवन है कि अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लें तो शायद हमारा काम बन जाए। बिल्कुल बनेगा, कोशिश करो पहले। देखो z1 क्या गिवन है, वो गिवन है a प्लस आई बी,
Z2 क्या गिवन है, वो है P प्लस आई क्यू, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद मॉड ऑफ Z1 क्या है, 1, मॉड ऑफ Z2 भी क्या है, 1। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है यूनिमोड, उसका मतलब यही। उसके बाद लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। तो बेटा Z1 कितना है, Z1 है आपका A प्लस आई बी, और Z2 बार कितना है, बार का मतलब आपको बताया जाता है कि I को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, तो ये Z2 बार हो जाएगा, ये 1। तो बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो पहले बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास वो वाला टर्म बताइए जो I के साथ आ रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो I के साथ एक आएगा ये वाला टर्म, क्योंकि माइनस का AIQ आएगा, और I के साथ एक ये वाला टर्म आएगा प्लस का IBP वाला। आपको अगर समझ में आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती, ऐसे ही दिख जाता है। तो बच्चों यहां पर आपके पास बन जाएगा BP माइनस AQ इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बोलो भाई। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप चार तरह के ऑप्शंस देखिए तो चारों तरह के ऑप्शंस में, तीन ऑप्शंस में तो सिमिलरिटी है। वो तीनों ऑप्शंस में पहले आपसे W1 W2 W1 W2 W1 W2 का जीरो जिक्र करता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले चौथे ऑप्शन पे वर्किंग कर लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों, चौथा ऑप्शन है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ W1 W2 बार। और बच्चों मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहें तो आप W1 W2 बार तो लिख ही सकते हैं। W1 क्या है, A प्लस आई पी, W2 बार क्या हो जाएगा, B माइनस आई क्यू। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन आप हमको ये बताइए कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा BP माइनस AQ, ये आएगा BP माइनस AQ, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। और ध्यान से देखो इसका इमेजिनरी पार्ट जो BP माइनस AQ आया है वो क्या गिवन है, वो पहले से ही आपके पास 1 गिवन है। इसका मतलब बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ W1 W2 बार जब आपने कैलकुलेट किया तो वो 1 आ गया, और 1 आने के मतलब आपका अचानक जो ऑप्शन है वो डी पार्ट सही हो गया। बोलिए भाई आप समझ पाए? यस सर। तो हो सकता है आपकी बैंड भी बच गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में कम समय लगेगा। यहाँ पर अगर आप सीख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में कम समय लगेगा, क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखेंगे एग्जाम में, मतलब दिखेंगे क्वेश्चन एकदम आपको चलते फिरते, आपको लगेगा कि यार ये जस्ट थोड़े दिन पहले ही किसी ने कराया है। तो बच्चों क्वेश्चंस तो काफी दिए हैं अभी इन्होंने, अभी ऐसे 90 क्वेश्चंस गिवन है, और ये बुक्स हम लोग हर 4 साल परचेज करते हैं, और इन्हीं 90 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, 90 फिजिक्स के, 90 केमिस्ट्री के, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसी के आसपास आते हैं। मतलब बता तो रहा हूँ, जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं वो इन्हीं बुक्स को ही यूज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ ऑल द रूट्स this is z cube plus az square plus bz plus c equal to 0 are of unit modulus। ध्यान से देखिए, लिखा है if all the roots of this equation are of unit modulus, यानी इनका मॉडुलस क्या है, 1 है। तो आपसे चीजें पूछी जा रही है कि इन तीनों में से या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही। ये जल्दी कोई बच्चा ये भी क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन इजी होता है लेकिन स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि रूट्स पे और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे क्वेश्चन लोगों ने कम किए हैं। वो रूट सुन करके कुछ और समझ बैठ जाते हैं और रूट्स में कुछ और अपनी कथा लगाने लगते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो,
ये क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे Z1, Z2, Z3। लेकिन इसका कहना है कि ये तीनों रूट्स जो हैं वो यूनिमॉडुलर है, यानी यूनिट मॉडुलस, यानी उनका जो मॉडुलस है वो 1 है, ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो बच्चों जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वैसे यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब लिखते हैं ना। तो बच्चों इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है Z1, Z2, Z3, ये गिवन है ना आपके पास। तो क्या आप इसका सम ऑफ रूट्स नहीं लिख सकते क्या? लिखिए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये इसका होगा माइनस है। बिल्कुल वैसे ही जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस होती है उसमें आपको रूट्स लिखना बताया जाता है, बिल्कुल वही आपको यूज करना है। ये 2-2 का प्रोडक्ट और ये 3-3 का प्रोडक्ट। ये बच्चों इतना लिखने के बाद बच्चों अपने डाटा को इंटरप्रेट करना यहाँ पे आसान हो जाएगा, क्योंकि जो डाटा दिया है वो डाटा आपको इंटरप्रेट करना है बी पर, सी पर और ए पर। तो बच्चों सबसे पहले हम सी पर इंटरप्रेट कर लेते हैं, और सी पर इंटरप्रेट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सी का मॉडुलस लेना है, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे। ये मॉडुलस ले लिया और मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये माइनस सी का मॉडुलस, इसको सी मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपके पास मॉड सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ध्यान से देखो, मॉड सी की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, देखो दिखाई दी। और यहां पर क्या दिया है कि मॉड सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर मॉड सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तो उसका मतलब वो 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन आपने निकाली क्या है, आपने कहा है सिर्फ 1 है, तो उसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया? अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ए पर इंटरप्रेट करते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, Z1, ध्यान से देखिए भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर आप लिखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये ए पर है। तो बच्चों ए पर इंटरप्रेट करने के लिए आप वंस अगेन दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे। जब दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो माइनस ए का मॉडुलस यानी ए ही बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने काफी देर तक पढ़ाई थी, और मैंने बताया था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉडुलस को अगर आपको इंटरप्रेट करना, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे बच्चों आपको वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है कि 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है। मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं और तीनों इक्वल वेक्टर्स हैं, तो आप मिनिमम वैल्यू के लिए आप उनको 360/3 यानी 120 के एंगल पे अरेंज करोगे, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, उनको एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर दोगे। यही तो करोगे ना। तो आपको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की मैक्सिमम वैल्यू हमको बता दो एक बार, तो मिनिमम तो वो कवर कर ही लेगा। तो एक बार मैक्सिमम वैल्यू बता दो वो क्या ले सकता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो 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 भी लेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, अगर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या लाई करता है, लाई करता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से लेकर के मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉडुलस। याद है आपको? इस तरह से ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी 2 के लिए होती है, तो 3 के लिए भी हो सकती है। मतलब आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि मॉड के अंदर जब Z1 प्लस Z2 होता है वो लाई करता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉडुलस से लेकर के मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 यहां तक लाई करता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो कब हो सकती है, जब ये इसके बराबर हो जाए। जब ये इसके बराबर हो जाए तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो आपकी ए हो गई, और ये वैल्यू Z1 है, ये वैल्यू Z2 है, ये वैल्यू Z3 है, और तीनों के मॉडुलस पता है, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी मॉड ए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर तो ए पार्ट आपका निकल के आ गया। तो बच्चों इंटरप्रेट करते करते आपके पास अचानक एक सही कंडीशन आ गई तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों आप बी के लिए भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बी के लिए अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो जो बी वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है उसमें आप दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे, और यहां पर आपका एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देगा, मॉड ऑफ Z1 Z2 मॉड ऑफ Z2 Z3 मॉड ऑफ Z3 Z1, जो फर्दर ब्रेक हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। तो बच्चों जब आप इसमें लगाएंगे
तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा मॉड बी लेस देन 3, ये आएगा रिजल्ट मॉड बी लेस देन 3। जैसे मॉड ए का आया वैसे मॉड बी का भी आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा, फिर 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो आएगा 3। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 3 लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 3 लिखा है, लेस देन 3 होता तो फिर भी एक बार चेक कर लेते। तो बच्चों आप चेक कर लो, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे और आपका हमने सही आंसर निकाल के दे दिया, जैसे सेव पार्ट। समझ में आया बेटा? यस